नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता की स्थिति को प्रबंधित करने के उपायों की घोषणा की। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई ने ऑफसेट पद्धतियों पर सुझाव आमंत्रित किए। एमएसएमईज मंत्रालय ने एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन यानी टीम पहल शुरू की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से 100वें रॉकेट का प्रक्षेपण किया। एनजीओ प्रथम फाउंडेशन ने वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ASER 2024 जारी की। एक अध्ययन के अनुसार 2029-30 में भारत की राष्ट्रीय आय में डिजिटल अर्थव्यवस्था का लगभग 20% योगदान होगा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता की स्थिति को प्रबंधित करने के उपायों की घोषणा की। चलिए इन उपायों के बारे में जानते हैं। पहला है खुला बाजार परिचालनों यानी OMO के तहत 60,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद नीलामी आयोजित की जाएगी। 50,000 करोड़ रुपए की 56 दिवसीय परिवर्तनीय रेपो दर यानी VRR नीलामी आयोजित की जाएगी। साथ ही 6 महीनों की अवधि के लिए $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति रुपए की खरीद प्रति बिक्री स्वैप नीलामी की जाएगी। OMO के तहत किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाती है। आपको बता दें कि परिवर्तनीय रेपो दर VRR एक अल्पकालिक तरलता समायोजन उपाय है। आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली में धन की आपूर्ति करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत बैंक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित ब्याज दर पर धन उधार लेते हैं, लेकिन नीलामी की राशि आरबीआई द्वारा तय की जाती है। ये तरलता समायोजन सुविधा के तहत एक साधन है। इसके तहत आरबीआई को बाजार की स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर निश्चित दर या परिवर्तनीय दर पर ओवरनाइट रेपो या दीर्घकालिक रेपो नीलामी आयोजित करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। अब भारतीय बैंकों में तरलता की समस्या के लिए जिम्मेदार कारक भी जान लेते हैं। पहला, लैग इफेक्ट। सरकार की ओर से बाजार में तरलता एक अंतराल के बाद पहुंचती है, जिसके कारण तरलता में उतार चढ़ाव होता है। दूसरा, मुद्रास्फीति नियंत्रण उपाय। कभी कभी आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को अधिक रखता है। अन्य कारकों में त्योहारों के दौरान नकदी की निकासी में वृद्धि होना, पिछले एक वर्ष में बैंकों द्वारा ऋण में दी गई राशि की तुलना में जमा राशि में धीमी वृद्धि होना आदि शामिल है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई ने ऑफसेट पद्धतियों पर सुझाव आमंत्रित किए। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना यानी CCTS के तहत ऑफसेट तंत्र के लिए 10 क्षेत्रकों की एक सूची को मंजूरी दी है। इनमें से 6 क्षेत्रक पहले चरण में शामिल हैं, जिनके लिए 12 पद्धतियां विकसित की गई हैं। ये पद्धतियां जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के स्वच्छ विकास तंत्र CDM पर आधारित हैं। स्वच्छ विकास तंत्र के तहत विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाएं प्रमाणित उत्सर्जन कटौती यानी CER क्रेडिट अर्जित कर सकती हैं। इन क्रेडिट्स की खरीद बिक्री की जा सकती है। औद्योगिक देश क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन्हें खरीद सकते थे। ये पद्धतियां अलग अलग क्षेत्रकों को कवर करती हैं। ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन परियोजनाओं पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं उद्योगों में औद्योगिक इकाइयों के लिए ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ईंधन अपनाने हेतु उपाय किए जा रहे हैं। अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो लैंडफिल से मीथेन रिकवरी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि में भी बदलाव हो रहे हैं। जैव ईंधन उत्पादन, पशुधन से उत्पन्न मीथेन की रिकवरी तथा घरेलू स्तर पर और लघु कंपनियों में खाद प्रबंधन जैसी चीजें किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। वन एवं पर्यावरण की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं, जहां वनीकरण, वनों की कटाई वाले क्षेत्रों में फिर से वन लगाने आदि पर काम किया जा रहा है। परिवहन में भी बदलाव हो रहा है। अब कार्गो की ढुलाई सड़क मार्ग के बजाय जल या रेल परिवहन साधनों से करना तथा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। खबर के अंत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना CCTS 2023 के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह योजना ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में संशोधनों के माध्यम से शुरू की गई है। इसके तहत भारतीय कार्बन बाजार की स्थापना की गई है। अनुपालन तंत्र को समझें तो यह अनिवार्य कार्यक्रम है। इसमें सरकार जिन संस्थाओं के लिए यह योजना बाध्यकारी है, यानी जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं, उन संस्थाओं हेतु ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता का लक्ष्य तय करेगी। प्रारंभ में इसमें 9 क्षेत्रक शामिल हैं, जैसे उर्वरक, लोहा और इस्पात, लुगदी एवं कागज,
पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी आदि। वहीं ऑफसेट तंत्र को देखें तो जिन संस्थाओं के लिए यह योजना बाध्यकारी नहीं है, यानी कि नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं, उन संस्थाओं के लिए यह स्वैच्छिक परियोजना आधारित तंत्र है। ये वे संस्थाएं हैं जो अनुपालन तंत्र में शामिल नहीं हैं। ऐसी संस्थाएं अपनी परियोजनाओं का पंजीकरण करा सकती हैं और साथ ही बीईई द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र यानी सीसीसी अर्जित कर सकती हैं। एमएसएमईज मंत्रालय ने एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन यानी टीम पहल शुरू की। इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई मंत्रालय के राइजिंग एंड एक्सेलरेटेड एमएसएमई प्रोडक्टिविटी यानी आरएएमपी रैम्प योजना के तहत लॉन्च किया गया है। रैम्प योजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसे एमएसएमईज मंत्रालय ने 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया है। इसका उद्देश्य एमएसएमईज मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं की पहुंच को बढ़ाकर एमएसएमईज के लिए बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी उन्नयन की उपलब्धता में सुधार करना है। चलिए सबसे पहले व्यापार सक्षमता और विपणन यानी टीम पहल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य ओएनडीसी के माध्यम से डिजिटल कॉमर्स तक पहुंच को सक्षम करके एमएसएमई को सशक्त बनाना, उनकी बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देना और व्यापार करने की लागत को कम करना है। इस पहल के तहत ओएनडीसी के माध्यम से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का उपयोग करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों यानी एमएसईज को समर्थन प्रदान किया जाएगा। इसका परिव्यय 277.35 करोड़ रुपए है। इसकी अवधि वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2026-27 तक की है। इसके लक्षित लाभार्थी 5 लाख एमएसईज हैं, जिसमें 50% महिला स्वामित्व वाले एमएसईज होंगे। कार्यान्वयन एजेंसी देखें तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी एनएसआईसी है। पात्रता मानदंड में विनिर्माण या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वैध उद्यम पंजीकरण वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम आते हैं। मध्यम उद्यम यानी मीडियम एंटरप्राइजेज इसके तहत अधिकांश लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे। चलिए खबर के अंत में अब ये भी जान लेते हैं कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी क्या है। ये वाणिज्य मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी की एक पहल है। इसका उद्देश्य डिजिटल वाणिज्य को सबके लिए सुलभ बनाना है। पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स के विपरीत ओएनडीसी क्रेता और विक्रेता ऐप्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम बनाता है। इसी के साथ बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से 100वें रॉकेट का प्रक्षेपण किया। इसरो ने 29 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 यान से NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया। यह श्रीहरिकोटा से इसरो का ऐतिहासिक 100वां रॉकेट प्रक्षेपण है। प्रक्षेपण के बाद NVS-02 सैटेलाइट को भू तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। सबसे पहले बात करते हैं GSLV F-15 प्रक्षेपण यान के बारे में। यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसका तीसरा चरण CUS-15 क्रायोजेनिक इंजन से युक्त है। NVS-02 सैटेलाइट को समझें तो यह NVS सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है। ये नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी NAVIC का हिस्सा है। अब सवाल यह आता है कि NAVIC क्या है। दरअसल यह इसरो द्वारा प्रक्षेपित क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। इसे पहले भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली यानी IRNSS कहा जाता था। NAVIC प्रणाली 7 उपग्रहों के समूह से बनी है, जिनमें से 3 उपग्रह भूस्थिर कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किए गए हैं तथा 4 उपग्रह झुकाव वाली भू तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किए गए हैं। अब NAVIC द्वारा प्रदत्त सेवाएं भी जान लेते हैं। पहली है मानक अवस्थिति सेवा यानी स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस SPS, ये नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए है। दूसरी है निषिद्ध सेवा यानी रेस्ट्रिक्टेड सर्विस। इन सेवाओं का उपयोग केवल सामरिक या सुरक्षा से संबंधित एजेंसियां कर सकेंगी। इसका कवरेज क्षेत्र भारत और भारतीय सीमा से 1500 किलोमीटर तक का विस्तारित क्षेत्र है। NAVIC की मानक अवस्थिति सेवा दूरी के मामले में 20 मीटर जितनी नजदीकी सटीकता और समय के मामले में 40 नैनोसेकंड की सटीकता प्रदान करती है। अन्य विशेषता देखें तो NAVIC की मानक अवस्थिति सेवा के सिग्नल्स अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन प्रणालियों के साथ इंटरऑपरेबल भी है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन प्रणालियां हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की GPS प्रणाली, रूस की ग्लोनास, यूरोपीय संघ की गैलीलियो और चीन की बेइडोउ नेविगेशन प्रणाली।
अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में भी जान लेते हैं। इसका गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इससे पहले इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INCOSPAR के रूप में भी जाना जाता था। INCOSPAR को 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका उद्देश्य भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास करना है। इसका प्रथम प्रक्षेपण 1979 में SLV-3 के पहले प्रयोगात्मक प्रक्षेपण के द्वारा रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस मिशन का नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। NGO प्रथम फाउंडेशन ने वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ASER 2024 जारी की। ASER बच्चों की स्कूली शिक्षा और सीखने की स्थिति का एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण परिवार आधारित सर्वेक्षण है। यह 3 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति तथा 5 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की सरल पठन सामग्री को पढ़ने और बुनियादी अरिथमेटिक क्षमता का परीक्षण करती है। ASER सर्वेक्षण 2005 से 2014 तक प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता था। 2014 के बाद से ये साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता रहा है। चलिए सबसे पहले इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर अब एक नजर डालते हैं। पहला है सीखने में मौजूदा अंतराल का कम होना। ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 3री और 5वीं के छात्रों के बीच बुनियादी पठन सामग्री पढ़ने और अंक गणितीय यानी अरिथमेटिक क्षमता में सुधार हुआ है, जो महामारी के बाद हुए नुकसान से उभरने का संकेत देता है। 2022 से सभी प्रारंभिक कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों में पढ़ने की क्षमता और अंक गणितीय क्षमता दोनों में सुधार हुआ है। इसमें भी अरिथमेटिक क्षमता में सुधार पिछले एक दशक में सबसे अधिक रहा है। दूसरा है डिजिटल साक्षरता। 2024 में पहली बार इसमें 14 से 16 आयु वर्ग के बीच डिजिटल साक्षरता का एक नया घटक शामिल किया गया था। इसके अलावा इस रिपोर्ट में स्मार्टफोन तक लगभग सार्वभौमिक पहुंच के बारे में भी बताया गया है। लगभग 90% लड़कियों और लड़कों के घर में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के स्वामित्व में लैंगिक अंतराल को देखें तो 36.2% लड़कों के पास स्मार्टफोन है, जबकि केवल 26.9% लड़कियों के पास स्मार्टफोन है। इतना ही नहीं, स्मार्टफोन का शिक्षा की बजाय सोशल मीडिया के लिए अधिक उपयोग का भी जिक्र किया गया है। केवल 57% किशोर या किशोरियां शैक्षिक या पढ़ाई के उद्देश्य से स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करते हैं, जबकि लगभग 76% सोशल मीडिया के लिए इसका उपयोग करते हैं। और आखिरी है स्कूल की अवसंरचना। ASER के अनुसार शिक्षा के अधिकार के सभी संकेतकों में मामूली सुधार हुआ है, जिसमें बालिकाओं के लिए कार्यशील शौचालय, पेयजल सुविधाएं आदि शामिल हैं। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। एक अध्ययन के अनुसार 2029-30 में भारत की राष्ट्रीय आय में डिजिटल अर्थव्यवस्था का लगभग 20% योगदान होगा। इस अध्ययन का शीर्षक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने जारी किया है। यह अध्ययन डिजिटल अर्थव्यवस्था के मापन के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD तथा एशियाई विकास बैंक ADB के अप्रोच का उपयोग करता है। चलिए सबसे पहले इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है क्षेत्रीय संभावनाएं। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT क्षेत्रकों से आगे बढ़ते हुए डिजिटल मध्यवर्तियों और प्लेटफॉर्म्स द्वारा डिजिटल प्रसार एवं पहुंच को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा है आर्थिक समृद्धि संबंधी संभावनाएं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में 2 गुनी तेजी से बढ़ सकती है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 तक बढ़कर 13.42% होने की संभावना है। अब पारंपरिक क्षेत्रकों का डिजिटलीकरण देखें तो डिजिटलीकरण में एक रूपता का अभाव है। उदाहरण के लिए बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा BFSI क्षेत्रक में 95% से अधिक भुगतान लेन देन डिजिटल है। हालांकि ऋण जैसी अन्य वित्तीय सेवाएं कम डिजिटल हैं। अब रिपोर्ट में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें भी जान लेते हैं। पहली है डिजिटल साक्षरता और कौशल सहयोगात्मक प्रयास अपनाने चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी PMG दिशा। दूसरी, विनियामक अनिश्चितता को न्यूनतम करना। साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए नीतियों का निर्माण करना चाहिए और डेटा संबंधी कमियों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा है साइबर सुरक्षा और विश्वास को बढ़ावा देना। साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। अंतर्देशीय सहयोग को बेहतर करना चाहिए। अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना चाहिए आदि। और आखिरी है उच्च गुणवत्ता वाले ब्रॉडबैंड को सर्वव्यापी बनाना। उपकरणों और डेटा सेवाओं की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति पक्ष के प्रयासों को मांग पक्ष के हस्तक्षेपों के साथ संयोजित करना चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे फील्ड मार्शल कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा या के.एम. करियप्पा जी की। हाल ही में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को उनकी जयंती पर याद किया गया। चलिए उनके प्रमुख योगदान जानते हैं। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया था। हर 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। यह वह दिन है जब उन्होंने जनरल सर फ्रांसिस रॉय बूचर की जगह कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उनका सैन्य करियर 1919 से 1953 तक रहा। वे भारतीय थल सेना में बटालियन की कमान संभालने वाले पहले भारतीय थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने मध्य पूर्व और बर्मा में अपनी सेवाएं दी थी। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया था। सरकार ने 1986 में करियप्पा को फील्ड मार्शल की रैंक से सम्मानित किया था। हम के.एम. करियप्पा जी से नेतृत्व, ईमानदारी, देशभक्ति आदि जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न ज़ेप्टो ने अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO जारी करने से पहले सिंगापुर से भारत में रिवर्स फ्लिप पूरा कर लिया है। एक दशक से अधिक समय के संरक्षण प्रयासों के बाद नमदाफा टाइगर रिजर्व में एक हाथी देखा गया है कि भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित टाइगर रिजर्व है कि अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पोषण और खाद्य सुरक्षा विभाग NFS ने लोअर सोडियम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स के उपयोग पर अपना नया दिशा निर्देश जारी किया। वैज्ञानिकों ने 2 नर पेरेंट से पहला वयस्क चूहा प्रयोगशाला में पैदा किया। यह भ्रूण स्टेम सेल ESC में लक्षित इम्प्रिंटिंग जीन एडिट के माध्यम से संभव हुआ है। चीन के डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मॉडल्स डीप सीक V3 और डीप सीक R1 ने चैट GPT के समान क्षमता का प्रदर्शन किया। इसने AI में पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती दी है। डीप सीक AI मॉडल उन्नत ओपन सोर्स AI लैंग्वेज मॉडल है। शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है। इससे चंद्रमा पर आवाज बनाने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड आधारित मिश्रण निर्मित करने में मदद मिल सकती है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में F11 बैक्टीरिया की खोज की गई है। ये कम से कम 3 प्रकार के पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस PFAS को विघटित करता है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में मेसराम कबीले के आदिवासी गोंडों के एक पवित्र तीर्थ आयोजन नागोबा जात्रा की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के मेसराम कबीले के आदिवासी लोग इस त्योहार पर प्रार्थना करते हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।